गाइस व्हाट्सअप, मैं मेघा सक्सेना, योर फिजिक्स एजुकेटर। तो आज हम लेकर आए हैं आपका नया टॉपिक। आज का जो हमारा नया टॉपिक है एटम। ओके, एटम एंड न्यूक्लियाई हम अपनी न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एटम। ओके, तो आइए देखते हैं अपने टॉपिक को। ओके, फर्स्टली हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द एटम, कि एटम जो है वो क्या है। ठीक, तो एटम क्या है, एटम क्या होता है। एटम मीन्स परमाणु, परमाणु जो कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं परमाणु, यानी कि छोटे छोटे जो कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर हमारा क्या बनता है, एटम, यानी कि परमाणु। तो जो परमाणु है उसकी खोज किसने की थी। ठीक है, जो परमाणु की खोज की थी वो हमारी की थी डाल्टन ने। डाल्टन ने बताया था, फर्स्टली जो डाल्टन्स थे उन्होंने बताया था कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर एक बड़ा परमाणु बनाते हैं। एंड इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड अदर पार्टिकल्स की भी खोज की गई। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की खोज थी वो किसने की थी, इलेक्ट्रॉन्स की जो खोज की गई थी वो की थी हमारे इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी, एंड प्रोटॉन एंड एक पार्टिकल्स हमारा होता है न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी वो की थी जे थॉमसन ने, यानी कि जे थॉमसन। ओके, जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की। एंड प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। एंड इस तरीके से जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज की थी चैडविक ने। ठीक, तो ये हमारे 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है ये है थॉमसन का परमाणु मॉडल, यानी कि जो थॉमसन थे उन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल बनाया था, एटॉमिक मॉडल, जिसके एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन्स। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, थॉमसन ने क्या किया था, थॉमसन ने बताया कि जो हमारा एक पॉजिटिव, यानी कि एक हमारा एक धनावेशित गोला है जिसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से अंदर धसे हुए हैं। विद एग्जांपल इन्होंने ये बताया कि जैसे कि हमारा एक तरबूज है, तरबूज के अंदर जो ब्लैक कलर के उसके जो सीड्स होते हैं वो जिस तरीके से धसे रहते हैं, वैसे ही क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे एक धनावेशित गोले के अंदर धसे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे ये बताए थे हमारे थॉमसन ने इसको एग्जाम्पल दिया था तरबूज का। या फिर तो हम इसको कह सकते हैं कि जैसे कि इलायची के अंदर जो उसके छोटे छोटे दाने होते हैं वो क्या थे, हमारे नेगेटिव पार्टिकल्स थे, जिन्हें नेगेटिव पार्टिकल्स थे। तो जो इन नेगेटिव पार्टिकल्स को क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स, कि ये सब क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसे ई से प्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी वो किसने की थी, जे थॉमसन ने। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने बताया कि एक धनावेशित गोला है परमाणु जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो छोटे छोटे सीड्स की तरह धसे हुए रहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे किसने की थी, जे थॉमसन ने। कब, 1904 में। ओके, 1904 में इन्होंने बताया था एंड इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसी तरीके से 1911 में हमारे न्यू साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया था, अल्फा कणों का प्रयोग करके एक एक्सपेरिमेंट किया। प्रोटॉन की खोज हम जानते हैं कि रदरफोर्ड ने की थी। तो इस तरीके से जो रदरफोर्ड आए हमारे नेक्स्ट, ठीक है, 1911 में, यानी कि 1911 में रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा कणों का प्रयोग। अल्फा कण क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये जाने कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं।
अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीलियम के न्यूक्लियाई हैं एक तरीके से, यानी कि हीलियम के न्यूक्लियस में ठीक है, न्यूक्लियाई। तो हीलियम के न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स हमारे रेडियो एक्टिव भी पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, इन्हें हम रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स भी कहते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसमें कि हमारे अल्फा पार्टिकल्स। तो इन्होंने क्या किया, ये इनके एक्सपेरिमेंट का एक तरीके से फिगर है। तो इस फिगर के थ्रू हम समझाएंगे इनके एक्सपेरिमेंट को कि जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था वो किस तरीके से था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक ये स्ट्रक्चर है हमारा इस तरीके का, जो कि है हमारा लेड का बॉक्स, यानी कि एक पीवी बॉक्स लिया जिसमें इन्होंने क्या किया, एक सब्सटेंसेस यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर हम बोले तो अल्फा पार्टिकल्स को, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ रखा, जिससे क्या किया, इन्होंने एक सोने की पन्नी यानी कि एक धातु की पन्नी, धातु इन्होंने कौन सी ली थी, गोल्ड, धातु की पन्नी पर इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स को उस पर प्रकीर्णित किया। ठीक है, जब इन्होंने इस तरीके से प्रकीर्णन कराया तो किस तरीके से आगे क्या हुआ कि लाइट जो थी वो, अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्कैटर्ड हुए। इन्होंने एक गोल्ड पन्नी यानी कि एक सोने की पन्नी ली, जिसकी मोटाई थी अप्रॉक्सी 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ओके, इतनी मोटाई की ये पन्नी थी। एंड उसके बाद में इन्होंने क्या किया, आगे एक ये पर्दा सेट किया। इस पर्दे पर किस तरीके से आगे ये पर्दा सेट करने के बाद किस तरीके से आगे स्कैटर्ड होते हैं, और उसके बाद में इन्होंने ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पार्टिकल्स को देखा। ठीक है, ऑब्जर्व किया। फर्स्टली क्या होता है, इन्होंने इस तरीके से पहले तो ये एक्सपेरिमेंट को सेट किया, और ये जो एक्सपेरिमेंट सेट किया था इन्होंने एक वैक्यूम वाला प्लेस था, वहाँ पर इन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, यानी कि फ्री स्पेस वाला जो जिसमें कि एयर पार्टिकल्स ना हो। अगर एयर पार्टिकल्स होंगे तो जो अल्फा कण है वो क्या हो जाएंगे, अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे, यानी कि उनकी जो स्कैटर्ड है वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को इस तरीके से लेड के बॉक्स में रखा और इसको स्कैटर्ड कराया। ये है हमारे D1 D2 दो डायफ्राम है, एंड यहाँ पर ये गोल्ड की फिल्म को सेट किया, G यानी कि गोल्ड। ठीक है, हमने इसको यहाँ से G से प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड उसके बाद में ये हमारा एक स्क्रीन यानी कि जिसको हम बोलेंगे पर्दा, और उसके बाद में इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से इसको ऑब्जर्व किया। तो जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल इस तरीके से स्कैटर्ड किए, ठीक है, तो यहाँ से ये सोने के पन्ने पे टकराए, कुछ तो इस तरीके से वापस आ गए और कुछ क्या हुआ, आगे की तरफ ये निकल जाते हैं। आगे की तरफ जब ये निकल जाते हैं और स्क्रीन पर हमें दिखाई देते हैं। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को जब इन्होंने इस तरीके से सेट किया एंड एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का, तो जो इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन निकला कि जो इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई थी, तो उसमें क्या था, अब आप इस फिगर को देखिए कि जो कुछ पार्टिकल्स थे, इस फिगर में देखिए आप कि जो अल्फा पार्टिकल्स जो कुछ थे वो क्या हुए कि अपने मार्ग से कुछ तो सीधे निकल गए, यानी कि कुछ उस फ्रेम से होकर सीधे निकल गए, और कुछ क्या हुआ, डिफरेंट एंगल्स में ये डिवाइड हो गए, यानी कि अलग अलग दिशाओं में ये मुड़ गए, और कुछ क्या हुआ, इसके आगे निकल गए। तो इस ऑब्जर्वेशन में इन्होंने यह कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा परमाणु है, यानी कि जो हमारा परमाणु है, एटम है, इसका जो कुछ भाग जो है वो कैसा होता है, फ्री स्पेस होता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो हमारा परमाणु है इसका जो कुछ भाग जो होता है अंदर वाला, ये सब क्या है, एक फ्री स्पेस है, और फ्री स्पेस के साथ साथ ये एक पॉजिटिव पार्ट भी है जो कि एक धनावेशित भाग है। तो इन्होंने इस कंक्लूजन में ये बताया कि जिस तरीके से हमारी जो अल्फा पार्टिकल्स थे, जो स्कैटरिंग्स थी, वो पार निकल जाती है, तो इससे ये पता चलता है कि ये हमारा जो अंदर पार्ट है वो एक फ्री स्पेस है। ठीक है, अगर यहाँ फ्री स्पेस है और इसको हम पॉजिटिव से प्रेजेंट करते हैं, तो इस पॉजिटिव और इस फ्री स्पेस पार्ट को इन्होंने बताया था न्यूक्लियस। तो इस फ्री पार्ट को इन्होंने इसका नाम दिया था नाभिक, कि परमाणु के अंदर एक जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है नाभिक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक। और ये जो नाभिक है हमारा, यानी कि न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस कैसा होता है, एक पॉजिटिव भाग। इसके अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो था पूरा हमारा रदरफोर्ड का अल्फा कणों का
प्रकीर्णन और उनका एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने न्यूक्लियाई की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। और रदरफोर्ड ने इस साथ ही साथ ये प्रोटॉन की भी खोज की थी, क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कैसे पार्टिकल्स हैं, हमारे पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रदरफोर्ड के मॉडल को। इसके बाद इन्होंने जो अपना मॉडल प्रेजेंट किया था उस मॉडल को देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम रदरफोर्ड के मॉडल की तरफ। ओके, वो क्या था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के नाम से इसको जाना गया 1911 में, यानी कि 1911 में। बाय फिगर आप इसको देखिए कि 1911 में क्या था कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने इस तरीके से कुछ बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर उसी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। और जो इसमें परमाणु होता है, ये पूरा एक परमाणु है सपोज, ठीक है, ये एक परमाणु है। तो जो परमाणु के जो अंदर वाला पार्ट होता है, यानी कि परमाणु का जो कि सारा का सारा मास होता है वो उसके केंद्र पर प्रेजेंट होता है, यानी कि उसके केंद्र में फोकस होता है, ठीक है, जिसे हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो इसके नेगेटिव पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, उसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो हम इस जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जहाँ उसका सारा का सारा मास जो होता है वो एक जगह पर इकट्ठा होता है, ठीक है। एंड ये पॉजिटिव पार्ट है एंड ये नेगेटिव पार्ट्स हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको चक्कर लगाने के लिए जो उसकी आवश्यक एनर्जी है वो कैसे प्राप्त होती है, यानी कि इनका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अभिकेंद्र बल, वो कैसे मिलता है कि जो इसका पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट है और जो परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव पार्ट है, इनके बीच में जो लगने वाला कूलम्ब्स बल होता है, यानी कि कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये देखिए वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसको कुछ इस टाइप से इन्होंने प्रेजेंट किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे, यानी कि ऐसे ऐसे राउंड शेप में ये घूमते रहेंगे। तो इस तरीके का जो एक्सपेरिमेंट जिन्होंने दिया था ये क्या हो गया, अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि इसमें क्या था कि ये इसकी स्टेबिलिटी को प्रेजेंट नहीं कर पाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चक्कर लगाएंगे तो आखिर कब तक लगाएंगे, ठीक है। एक ना एक दिन क्या होगा कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जब उनकी एक्साइटेशन एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तब वो क्या होंगे, नाभिक के अंदर क्या हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे और इस तरीके से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके की कुछ पॉसिबिलिटी थी, जिसके चलते इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो असफल माना गया, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट था रीज़न वो क्या था कि यह परमाणु के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा, यानी कि ये जो हमारा एटम था उसके स्टेबिलिटी को प्रेजेंट नहीं कर पाया। एंड सेकंड था कि यह परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा, यानी कि जो परमाणु है उसका स्पेक्ट्रम था उसको समझाने में ये असफल रहा, ठीक है। एंड उसके बाद आए 1913 में नील्स बोर, जैसे इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया, तो इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने देखा, उसको समझा एंड उसी के बेस्ड पर इन्होंने प्लैंक क्वांटम का सिद्धांत के अनुसार, यानी कि जो प्लैंक क्वांटम का सिद्धांत था उनका जो रोल था उसको फॉलो करते हुए इन्होंने अपना मॉडल प्रेजेंट किया, ठीक है, जिससे बोला जाता है बोर का परमाणु मॉडल। कब प्रेजेंट किया, 1913 में, ओके। तो इनके जो एक्सपेरिमेंट था इन्होंने किया उसी के बेस पर इनका जो मॉडल दिया गया वो कुछ इस तरीके से था। इन्होंने ये तो बताया कि जो बीच वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है एंड वो हमारा क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है, जहाँ की सारा का सारा मास प्रेजेंट होता है। पूरे परमाणु का ये जो हमारा पूरा एटम है, यानी कि जो हमारा परमाणु है, इसका सारा का सारा द्रव्यमान कहाँ प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर, ठीक है, उसके नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स की जो कक्षा थी, यानी कि उसकी जो क्लासेस थी, उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया कि एक इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा में तब तक चक्कर लगाता रहेगा जब तक कि उसको कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन्स उसके कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से इन्होंने क्लासेस के नेम भी दिए एंड इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से इन्होंने इनकी नेमिंग भी की। तो इन्होंने क्या किया था कि इसको अलग अलग कक्षाओं में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जहाँ इन्होंने ये फॉर्मूला प्रेजेंट किया जो था L इक्वल्स टू का MVR इक्वल्स टू NH/2 इससे क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स की जो थी वो स्टेबिलिटी प्रेजेंट हो गई। तो नील्स बोर का जो मॉडल था ये सक्सेसफुल मॉडल माना गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जिसमें इन्होंने M इक्वल्स टू होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड V इक्वल्स टू हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन का वेग उसकी वेलोसिटी, एंड R हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन्स की त्रिज्या, एंड H इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट जहाँ पर हमारा N है 1 2 3 एज इट इज ले सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना भूल गई आप लोगों को कि यहाँ पर जो बोर था इसमें जो इसकी रेडियस थी यानी कि रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, एटम रेडियस जो है वो थी यहाँ पर, एंड एक हो गई हमारी न्यूक्लियस रेडियस। न्यूक्लियस की जो रेडियस है ये थी हमारी एटम की थी हमारी 10⁻⁻10 मीटर, और ये हो गई हमारे 10⁻⁻15 मीटर, ओके। तो ये इसकी रेडियस थी जिस रेडियस पे क्या था ये पूरा बेस था एंड इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मॉडल आया हमारा बोर का मॉडल जिसे बोला गया, नील्स बोर ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया जिसे बोर का मॉडल बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को प्रेजेंट किया और इन्होंने उसके अलग अलग कक्षाओं में उसे डिवाइड कर दिया, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दूसरी कक्षा में तब तक नहीं जा सकता जब तक कि अपनी वो पहली कक्षा को पूरी तरीके से फिल नहीं कर लेता, ठीक है। तो ये तो था हमारा सक्सेसफुल मॉडल बोर का परमाणु मॉडल। तो इन्होंने कुछ अपने फॉर्मूले भी दिए वेलोसिटी का, रेडियस का, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं उन फॉर्मूलों को भी। बोर रेडियस, ओके। तो बोर रेडियस फाइंड करने के लिए इनका फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को हम पूरा ड्राइव करके देखते हैं, ठीक है। तो बोर रेडियस किस तरीके से होता है कि जिस तरीके से हमारा ये पूरा एक एटम है, ठीक है, एटम में क्या है हमारी बीच में हमारा क्या है नाभिक, एंड नाभिक से पूरी यहाँ तक की डिस्टेंस होगी हमारे पास RN, ठीक है। एंड ये इलेक्ट्रॉन है जो V वेग से यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे तो इसे VN से प्रेजेंट किया है, एंड VN जो कि वेग है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि माना कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है MVR इक्वल्स टू का N इंटू H/2π, ओके। तो इस फॉर्मूले को हमने मान लिया है कि जो हम कोणीय संवेग का जो हमारा फॉर्मूला है ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अतः नाभिक पर आवेश, अगर हम इसमें आवेश देंगे प्लस का ZE, इसका जो चार्ज है वो होगा प्लस का ZE होगा, तब nवीं कक्षा में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा आकर्षण बल, अभी हमने आपको पहले बताया था कि जो नाभिक द्वारा आकर्षण बल है वो कैसे फाइंड होता है, उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कैसे मिलता है कि जो नाभिक है और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स है उससे, ठीक है, उससे उसे क्या मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है जिससे कि वो कक्षा में चक्कर लगा पाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि nवीं कक्षा में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक द्वारा आरोपित आकर्षण बल जो होगा हमारे पास F इक्वल्स टू का 1/4πε0, चार्ज की जगह पे हमने यहाँ पर ले लिया है ZE अपॉन का R², ठीक है। Q/R² फॉर्मूला होता है कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स का, आपको पता होगा कि 1/4πε0 Q/R², ठीक है। तो Q की जगह पे हमने चार्ज ले लिया है ZE एंड अपॉन का R², N का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसे RN से प्रेजेंट किया है। आवश्यक अभिकेंद्र बल यानी कि जो उसका आवश्यक अभिकेंद्र बल है मेनली हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है mv²/r। तो ये हो जाएगा FC इक्वल्स टू का mvn²/r। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड, ओके। हम जानते हैं कि जो हमारा उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है एंड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दोनों क्या है इक्वल हैं। तो हम इन दोनों को जब इक्वल रख देंगे इस तरीके से कि FC इक्वल्स टू का FE और इन दोनों की जो इक्वेशंस हैं उन दोनों को हम रख देंगे तो 1/4πε0 ZE²/R²N एंड इक्वल्स टू का mv²N/Rn, ओके। यहाँ तक क्लियर है। एंड आगे हम देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में जो हमारा समीकरण फर्स्ट था यहाँ से हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे Vn की। जब हम Vn की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Rn इसके नीचे आ जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि NH अपॉन का 2π mn, ठीक है।
जो हमारा ये वाला m है वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 सेकेंड, तो ये हो गया 1/4πε0 ZE² एंड इक्वल्स टू का m/Rn। समीकरण 5 से जो हमारी Vn की वैल्यू है हमने किस में रखी है, इस वाली इक्वेशन में, यानी कि इस Vn की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ आ गई हमारी, एंड ये हो जाएगा m/Rn एंड Vn की जगह पे हम पूरी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये सब स्क्वायरिंग में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर V का स्क्वायर है तो Vn की जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी स्क्वायरिंग में चली जाएगी। तो ये हो जाएगी n² का 4π m² एंड Rn का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा mRn। यहाँ तक क्लियर। एंड आगे देखते हैं हम कि जो Rn है, अब इन पूरे फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे Rn की वैल्यू। तो हमारे पास Rn आ गया है ε0 n² का πm e².z, ठीक है। तो इसको हम एक नेक्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, जो हो गई हमारी इक्वेशन 6। हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा N1 के लिए एंड Z1 के लिए, यानी कि जो उसका चार्ज है Z, उसके लिए क्या है कि Z1 के लिए अगर हम पहली कक्षा के लिए निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेज के लिए, तो इसकी वैल्यू हम 1 रखेंगे एंड ये हमारे पास n इक्वल्स टू हम यहाँ पर क्या प्रेजेंट करेंगे 1। तो ये हो जाएगा हमारा ε0 h²/πm e², ओके। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 7। और इस तरीके से हमारी जो R है इसकी, यानी कि जो बोर की जो रेडियस है उसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है ε0 h²/m e², ओके। तो ये पूरी हमारी कंप्लीट फॉर्मूला फाइंड हो गया है। एंड इस तरीके से अगर हम Rn नंबर ऑफ रेडियस की फाइंड करते हैं, यानी कि अगर Rn तक हम जाते हैं नंबर ऑफ रेडियस, सारे जो एटम्स हैं या सारे परमाणुओं के लिए अगर हम रेडियस फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे n² इंटू का 0.528 एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में, ओके। तो इस तरीके से ये तो था हमारा रेडियस, यानी कि नील्स बोर की जो परमाणु मॉडल था उसकी रेडियस है, ठीक है। रेडियस का जो फॉर्मूला है वो हो गया ε0 h²/m e², ठीक। एंड आगे हम देखते हैं कि स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की चाल कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेलोसिटी है, वो स्पीड है, वो क्या होगी। तो हम जानते हैं, हम इसी इक्वेशन से सारे फॉर्मूले को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एज इट इज़ हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ली हुई है उसी से हम सारे आगे आगे इक्वेशन फाइंड करते हुए चलेंगे। तो ये हो जाएगा कि हम जानते हैं कि Vn वी नो, हमें पता है कि जो Vn की वैल्यू है, यहाँ से देखिए, ठीक है, ये है हमारे पास ns2πm Rn। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा इक्वेशन 6 आया था Rn ये वाला, इस Rn की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा Vn इक्वल्स टू का nh/2πm एंड इस Rn की जगह पे ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। एंड देन एज इट इज सॉल्व इट। तो ये हो जाएगा Vn इक्वल्स टू का ZE²/2ε0 hn, क्योंकि जो कुछ चीज़ें हमारी वो कट हो चुकी हैं, जिस तरीके से हम देखें यहाँ पर देखते हैं इसको, ZE² हो गया ये एंड 2ε hn, ठीक है। ये एप्सिलॉन इस तरीके से ऊपर चला गया एंड ये हमारा यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, एम से एम कट चुका है, ठीक है। ये इस तरीके से, तो E² है, ये E² ऊपर चला गया एंड Z ऊपर चला गया है, NH एक NH से एक NH कट गया, बचा हमारे पास एक NH, तो NH ε0, ठीक। 2 ये बाहर है इसका, तो ये 2 ε0 n का H एंड Z E² हमारा ये ऊपर चला गया, ठीक। तो ये हो गया Vn इक्वल्स टू का ZE² 2ε0 hn। ये हमें क्या फाइंड हो चुका है, उसका वेलोसिटी, यानी कि उसकी स्पीड, ठीक है। अगर हम इसको जो हाइड्रोजन की फर्स्ट स्टेज है उसके लिए अगर हम वेलोसिटी फाइंड करें, तो ये होगा Z इक्वल्स टू अगर हम 1 रखें एंड n इक्वल्स टू 1 रखें। अब यहाँ पर हम Z इक्वल्स टू अगर 1 रखते हैं एंड n इक्वल्स टू अगर हम 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा E²/2ε0 h, V1 की वैल्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो था हमारा Vn के लिए, और अगर हम सिंगल स्टेज के लिए फाइंड करते हैं तो इस तरीके से हम उसमें 1 रख के फाइंड कर सकते हैं। तो आपको जो यहाँ पर फॉर्मूला रिमेंबर रखना है, यानी कि वो Rn के लिए, यानी कि जो बोर की रेडियस है वो हमारी कितनी है एंड जो हमारी इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, ठीक है। तो आगे अब हम देखते हैं इसकी वेवलेंथ के बारे में, ठीक है। तो इसको रफ कर लेते हैं। स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है,
जो स्थायी कक्षाएं थी उनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड किस तरीके से करते हैं, तो उसका पूरा डेरिवेटिव अभी तक हमने फाइंड किया था एंड इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा एंड इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें मूव करता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो एनर्जी जो क्या होता है कि वो गति से मतलब उसकी जो एनर्जी होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। तो हम जानते हैं कि जो टोटल ऊर्जा होती है वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो है एटम की E के इक्वल्स टू का हाफ mv², ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो हमने समीकरण 4 एज इट जो हमारा पहले वाला समीकरण 4 था वहाँ से हम v की वैल्यू ले लेते हैं। तो जो v की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 डॉट ZE² अपॉन m डॉट RN, ठीक है। तो यहाँ से हमारी E की वैल्यू जो हमारी v² की वैल्यू है हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा E के इक्वल्स टू का हाफ mv², v की जगह पे हमने पूरी वैल्यू पुट कर दी एंड एज हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा E के इक्वल्स टू का 1/8 ZE² अपॉन πε0 RN, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 10। उसी के आगे से हम इसको चल रहे हैं एंड हमने आपको बोला था कि हम उसी इक्वेशन से आगे आगे फॉर्मूले ड्राइव करते हुए चलेंगे। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स की स्थितिज ऊर्जा है U, जिसे हमने U से यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है, तो वो है 1/4πε0 ZE² अपॉन RN। तो E हमारी एक निगेटिव में है क्योंकि हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसीलिए हमारी जो कम्प्लीटली एनर्जी हो जाएगी वो निगेटिव में हो जाएगी। तो निगेटिव का 1/4πε0 ZE² अपॉन RN, हमने इसको इक्वेशन 11 मान लिया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी है ये तो होगी हमारी स्थितिज एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी एंड ऊपर अभी हमने फाइंड की थी उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होती है E के प्लस U यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो दोनों को हम बराबर में रख लेंगे, जो हमारी इक्वेशन 10 आई है एंड इक्वेशन 11 दोनों को इक्वल रखेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हमने प्लस किया एंड ये नेगेटिव था तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये हो गया हमारा इक्वल्स टू का ZE² अपॉन 8πε0 RN इक्वल्स टू का माइनस ZE² अपॉन 4πε0 इंटू का 2 RN। समीकरण 6 से यानी कि जो हमारा समीकरण 6 था वहाँ से हम RN की वैल्यू निकालते हैं और RN की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो RN की वैल्यू को जब हमने निकाला और हमने यहाँ पर पुट कर दिया तो EN इक्वल्स टू का ZE² अपॉन 4πε0 इंटू 2 इंटू पूरी RN की वैल्यू हमारी यहाँ पर हमने इसमें रख दी, ठीक है। एंड उसके बाद सॉल्व करके आया हमारे पास EN इक्वल्स टू का माइनस का Z² अपॉन N² E की पावर 4 πm अपॉन 8πε0 का स्क्वायर H²। और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली इतना हमें निकल के आया है कि माइनस का Z² E की पावर 4 m अपॉन 8πε0 का स्क्वायर H² N², ठीक है। तो ये हमारा निकल के आया इसका टोटल एनर्जी यानी कि नंबर ऑफ जो उसके एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स से उनकी एनर्जी। तो फाइनली ये जो हमारी एनर्जी निकली है वो निकली है माइनस का Z² अपॉन N² इक्वल्स टू में पॉइंट्स में जो इसकी वैल्यू आई है वो आई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैसी आती है, इनकी जगह पर हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तब, ठीक है। जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे m इक्वल्स टू जो वैल्यू है तब उन सबको सॉल्व करके हमारी जो वैल्यू आई है वो आई 13.6, ठीक है। हम इसको करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसको क्योंकि पेपर में सॉल्व करने के लिए तो शायद मुश्किल ही आए, मेनली इसकी आप फॉर्मूला एंड वैल्यू आप लर्न रखिए, ठीक है। तो Z इक्वल्स टू 1, अगर हम Z इक्वल्स टू 1 के लिए फाइंड करेंगे तो EN इक्वल्स टू का माइनस का 13.6 अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी एनर्जी फाइंड हो जाएगी। तो एनर्जी फाइंड करने के लिए किसी भी एटम की एनर्जी फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है EN इक्वल्स टू का माइनस यानी कि नेगेटिव का 13.6 अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ओके। तो आप इसको देखिए एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब हम इसकी फाइंड कर लेते हैं वेवलेंथ एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं, ओके। अवशोषित तथा उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य विकिरण की तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो
अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पर तरंग दैर्घ्य कि जो विकिरण है उसमें तरंग दैर्घ्य किस तरीके से। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से देखें। तो E1 व E2 उच्च कक्षा की त्रिज्याएं हैं। यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि जो E1 है यानी कि हम एनर्जी को प्रेजेंट करते हैं E से, तो हम यहाँ पर 2 एनर्जीज ले लेंगे, एक E1 एंड सेकेंड फॉर्म में हमारी एनर्जी हो जाएगी E2। ओके, तो E1 और E2 हमारे क्या हैं, कक्षा की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये E2 माइनस E1 इक्वल्स टू का SC अपॉन लैम्डा, जो कि हमने इक्वेशन 15 उसी के आगे से हमने इसको लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो E1 है, E1 अभी हमने लास्ट इक्वेशन में हमारे जो E की वैल्यू आई थी ये वही वैल्यू है, ठीक है। एंड E2 हमारी वही वैल्यू एज इट इज, ये बस हम यहाँ पर N1 ले लेंगे और ये N2 ले लेंगे, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए E1 एनर्जी एंड नंबर ऑफ जो हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए E2 एनर्जी, ठीक। तो समीकरण 15 में E1 व E2 का मान रखने पर यानी कि E2 और E1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो इस तरीके से देखो हम यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू पुट करेंगे एंड इसको फिर हम लेस करेंगे, पूरे इक्वेशन में रखकर सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको इन दोनों की वैल्यू तो सेम ही है तो दोनों को हम एक कॉमन फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस पूरी वैल्यू को हमने यहाँ पर ले लिया है RHCH अपॉन का N²। ओके, तो इनकी जगह पे हम यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हो गई हमारी RHCH, सॉरी ये निगेटिव इसी के अंदर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये SC अपॉन लैम्डा, यानी कि इस वाली वैल्यू में हम इसको पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा RHCH, ये जो हमारी वैल्यू थी, एंड N² क्योंकि दोनों में RHCH कॉमन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/n यानी कि फाइनल स्टेट और इसकी इनिशियल स्टेट। ओके, या फिर तो हम इसको लिख सकते हैं N2 का एंड या फिर तो N1 का, ठीक। तो हम यहाँ पर फिलहाल इसको फाइनल और इनिशियल से ले रहे हैं तो ये हो जाएगा N फाइनल का एंड माइनस का N इनिशियल का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया SC अपॉन लैम्डा एंड इक्वल्स टू का RHCH, CH से CH कट हो जाएगा एंड 1/n फाइनल का स्क्वायर एंड माइनस का 1/ni² एंड 1/ लैम्डा इक्वल्स टू का RH, यहाँ से जो हमें बचा हुआ है एंड ये पूरी हमारी वैल्यू एज इट इज़। तो ये पूरा हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी 1/ लैम्डा यानी कि जो इसकी अगर हम वेव लेंथ फाइंड करेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास RH का इंटू में 1/n फाइनल का स्क्वायर एंड माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ओके, तो इस फॉर्मूले को आप लोग लर्न रखिए क्योंकि ये एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो और इसको हम शॉर्ट करते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा वेव 1/ लैम्डा इक्वल्स टू का V बार। तो V बार हमारे पास इक्वल्स टू आया RH, यानी कि ये पूरा फॉर्मूला 1/n फाइनल का स्क्वायर एंड माइनस का 1/n इनिशियल का स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं रिट्जबर्ग फॉर्मूला। अगर एग्जाम पे फाइंड करने के लिए आता है कि रिट्जबर्ग फॉर्मूला ड्राइव करिए, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को पूरा ड्राइव कर देंगे। ओके, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला जो हमें यहाँ पर पूरा डेरिवेटिव को सॉल्व करके आया है तो वो है हमारा V बार इक्वल्स टू का RH एंड 1/n फाइनल का स्क्वायर एंड माइनस का 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमारे जो नील्स बोर ने जितने भी फॉर्मूले ड्राइव किए थे, स्पीड, रेडियस एंड वेवलेंथ एंड एनर्जी, तब वो हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नील्स बोर से ही रिलेटेड है ये भी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये क्या है कि जो नील्स बोर ने जो दिखाया था पूरा जिस तरीके से कि जो परमाणु है उसमें किस तरीके से एनर्जी का एक्साइटेशन होता है, ठीक है। ये हमारा N1 था, N1 स्टेज, N2 स्टेज, N3 स्टेज एंड ये हमारी N4 स्टेज, ठीक है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल ये था एंड बीच में ये था हमारे पास न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, ठीक है, जो कि पूरा पॉजिटिव पार्ट हुआ करता था। तो इसी में ये जो हमने यहाँ पर फिगर पूरा ड्रॉ किया हुआ है ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट दिखाई हुई है, किसकी, एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि जो इसकी फर्स्ट स्टेज थी यानी कि N1 के लिए जब हम फाइंड करते हैं तो ये आती है हमारी लाइमन सीरीज के लिए, ठीक है। ये आती है हमारी लाइमन श्रेणी के लिए यानी कि लाइमन सीरीज के लिए। इन्होंने क्या किया कि N1, N2, N3, N4 एंड N5 इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इसको 5 सीरीज में इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो जो फर्स्ट सीरीज थी हमारी वो है लाइमन एंड सेकंड है हमारी वामर एंड थर्ड पास्चन, ब्रैंकेट एंड फुंड। तो इसकी 5 सीरीज इन्होंने अलग अलग ड्राइव कर दी और उसमें इन्होंने किस तरीके से कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी का ट्रांजिशन होता है
वो इन्होंने इस तरीके से दिखाया है। तो फर्स्टली हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, यानी कि n = 1 के लिए, मीन्स लाइमन सीरीज़ के लिए, तो लाइमन सीरीज़ के लिए एनर्जी का ट्रांजिशन कैसे होता है, इसकी जो लास्ट स्टेज थी n6 वाली से लेकर, क्योंकि जो n है वो इन्फिनिटी तक हो सकता है, ओके, क्योंकि जो n है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इन्फिनिटी तक जा सकते हैं जो ट्रांजिशन है। तो यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है n6 से, तो ये पूरा हमारा इस तरीके से, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स से इस तरीके से लाइमन के लिए, एंड सेकंड स्टेज होगी हमारी वामर के लिए। अगर हमारा n = 2 होता है तो हमारी सीरीज़ बनती है वामर के लिए, और इनकी जो एनर्जी होती है वो होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से सबकी जो ट्रांजिशन स्टेट हैं उनकी एनर्जी अलग अलग है, और यहाँ पर इसकी जो लाइमन सीरीज़ के लिए है वो है नेगेटिव का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस तरीके से जो हमारी पास्टन है, पास्टन श्रेणी के लिए ये हो जाएगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ब्रैकेट के लिए है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इस तरीके से जो फुंड है हमारी उसके लिए है नेगेटिव का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो इस तरीके से ये ट्रांजिशन होता है इनमें, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले हैं, तो हम आपको इसका फॉर्मूला पूरा किस तरीके से इसको लिखते हैं लाइमन, वामर एंड अलग अलग सीरीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि जो हमारा लाइमन सीरीज़ है इसी में हम इसके फॉर्मूले को रखकर प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो डिफरेंट श्रेणियां हैं उनको हम किस तरीके से या फिर तो हम उसके जो फॉर्मूले हैं उनकी हम वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, ओके। तो आइए देखते हैं। 1/λ एंड इक्वल्स टू का ये जो हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था, यानी कि फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट, ओके, यानी कि 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से ही हम सारी की सारी जो हमारी सीरीज़ हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अभी हमने आपको जो 5 सीरीज़ बताई थी, लाइमन, वामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड फुंड, ओके। तो लाइमन सीरीज़ यानी कि हमारी n1 सीरीज़ जो हमारी 1 के लिए आती है, तो इसमें हमारा जो n जो होगा उसको हम रखेंगे n1, यानी कि उसमें 1 फर्स्ट स्टेज के लिए, एंड जो हमारी n2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2, 3, 4, 5 एज इट इज़, ओके। तो इस तरीके से जो हमारा 1/λ है ये हो जाएगा, इस फॉर्मूले में हम रखेंगे n1 की वैल्यू r इंटू का 1/n² -1/n2, n2 की जगह पर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि 2, 3, 4 एज इट इज़, ओके। तो इस फॉर्मूले से हम लाइमन सीरीज़ की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो हमारी सेकंड है जो कि है वामर सीरीज़, यानी कि वामर श्रेणी, जहाँ पर हमारा n1 होता है 2, यानी कि ये सेकंड फॉर्म की सीरीज़ है वामर सीरीज़, जिसमें हम रखेंगे n1 की वैल्यू को 2 एंड n2 की वैल्यू हमारी 3, 4, 5, 6 एज इट इज़ होती है, ओके। आप इस सीरीज़ को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये एग्जाम में आती हैं, ओके। तो 1/λ इक्वल्स टू का इंटू r एंड 1/r1 की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1/4, जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तब तो ये हो जाएगा माइनस का 1/n2 का स्क्वायर। n2 की जगह पर हम ये सारी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये तो था हमारा वामर सीरीज़ के लिए फॉर्मूला, एंड हमारी पास्टन सीरीज़ के लिए जो फॉर्मूला है वहाँ होता है n1 = का 3, यानी कि ये थर्ड स्टेज की वैल्यू है, ठीक है। एंड n2 हम यहाँ पर ये इस तरीके से 4, 5, 6 एज इट इज़, क्योंकि हमारे ये होते हैं इन्फिनिटी तक। अभी हमने आपको जो सीरीज़ बना के दिखाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारा n की वैल्यू जाती है वो इनफाइनाइट तक जाती है, ओके। तो ये हो जाएगा 1/λ इक्वल्स टू का r इंटू 1/3² माइनस का 1/n2 का स्क्वायर, ओके, यानी कि r इंटू 1 अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू 9 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, 3 का स्क्वायर एंड माइनस का 1/n2 का स्क्वायर। n2 में हम क्या रखते हैं, वैसे तो हम यहाँ पर 4 ही रखेंगे एज इट इज़, जैसे जैसे वैल्यू होंगी हमारी वैसे वैसे हम इसको पुट करते चले जाएंगे। एंड हमारी ब्रैकेट सीरीज हो जाएगी n1 = का 4, ये हमारी सीरीज स्टार्ट होती है 4 से, ठीक है, एंड n2 में हम 5, 6, 7 एज इट इज़ वैल्यू को पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/λ r इंटू का 1/4 का स्क्वायर एंड माइनस का 1/n2 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर जो हमारी n1 की वैल्यू हमने पुट की है वो है 4, आप स्क्वायर लगाना ना भूलें क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में स्क्वायर है, ओके।
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी r इंटू, अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 16 एंड माइनस का 1/n2 का स्क्वायर। फुल सीरीज में हम क्या करते हैं, जो n1 इक्वल टू हमारी वैल्यू यानी कि हमारी 5वें नंबर की सीरीज है, तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 5 इस तरीके से, एंड n2 की वैल्यू उससे आगे का एज इट इज 6, 7, 8 एज इट इज इनफाइनिटी तक। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1/λ इक्वल्स टू का r इंटू 5 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 इक्वल्स माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट हैं, जो हमारी 5 ट्रांजिशन स्टेट हैं, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैंकेट एंड फुड। तो 5 सीरीज के लिए हमने आपको फॉर्मूला किस तरीके से इनकी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो ये फॉर्मूले आप लर्न करिए एंड इसको अच्छे से समझिए। और आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो ट्रांजिशन होता है वो होता है, जो एनर्जी का ट्रांजिशन होता है वो होता है हायर टू लोअर की तरफ। ओके, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ट्रांजिट होती है वो होती है हायर टू लोअर की तरफ, कि सपोज एक तरफ एनर्जी लोअर है एंड एक तरफ एनर्जी हायर है, तो हायर टू लोअर। ओके, जो आप फिगर में देखिए कि हमारी E2 स्टेज है एंड ये E1 स्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें डेल्टा E फाइंड करना है, आप जानते हैं फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू होती है, यानी कि E2 माइनस E1। ओके, अगर हम यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं E फाइनल का एंड E इनिशियल का, तो ये हो जाता है E फाइनल माइनस का E इनिशियल, क्या बराबर डेल्टा E बराबर। ओके, तो इस तरीके से हमारी अगर हम E1 E2 की फॉर्म में लेते हैं तो डेल E इक्वल्स टू का E2 माइनस का E1। तो हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो एनर्जी होगी वो ट्रांजिट होगी हायर टू लोअर स्टेज, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ। ओके, क्योंकि अभी हमने आपको जो फिगर ड्रॉ करके दिखाया था लाइमन सीरीज वाला एंड, वो भी आपने देखा था कि ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि फर्स्ट की तरफ एनर्जी हमारी ट्रांजिट हो रही थी। एंड आप इसको फिगर में देखेंगे तो इस तरीके से आपको ये बुक में दिखाई देगा कि इस तरीके से जो इनकी ट्रांजिशन स्टेट बनी हुई हैं, यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट स्टेज है बाहर से लेकर आते हैं इस तरीके से, तो ये बनती है इसकी लाइमन सीरीज। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से ये सेकंड इसकी बनती है बामर सीरीज। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको देखें कि जो एनर्जी का ट्रांजिशन है वो कैसा होता है, फाइनल टू इनिशियल, यानी कि हायर टू लोअर। ओके, तो आप इस तरीके से इसको देखें, समझें एंड हाँ, हमने आपको जितना भी पढ़ाया है आप उसको अच्छे से देखिए, समझिए एंड कोशिश करिए समझने की, क्योंकि इनमें जो कुछ पॉइंट्स हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन की जो सीरीज है स्पेक्ट्रम की एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर। तो मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ओके, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।